दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। और आज की क्लास में हम लोग डिटेल बातचीत करेंगे। इंडियन इकोनॉमी का ये चैप्टर 2 है। इससे पहले हम लोग चैप्टर 1 देख चुके हैं। चैप्टर 1 से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उसको हम लोग आज डिस्कस भी करेंगे और साथ ही बात करेंगे चैप्टर 2 के, जो कि प्लानिंग और इकोनॉमिक रिफॉर्म पर है। यहाँ से एक दो प्रश्न अवश्य आते हैं और मुख्य परीक्षा में यहाँ से काफी प्रश्न आते हैं। तो आप जो है इसको डिटेल में कैसे तैयार करेंगे, इस पर हम लोग डिटेल बातचीत कर देंगे। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि कल जो हमने जो प्रश्न देखे थे ना, जो टॉपिक देखे थे, उनसे संबंधित जो प्रश्न हैं उन पर बात कर लेते हैं। तो पहला जो हमारा प्रश्न होता है वो है आर्थिक समृद्धि। हमने देखा था इकोनॉमिक ग्रोथ को सबसे बेहतर तरीके से कैसे मापा जाता है, हाउ इज इकोनॉमिक ग्रोथ बेस्ट मेजर्ड, इसके बारे में आपको बताना है। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि द्वारा, बाय इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम, सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि द्वारा, बाय इंक्रीजिंग द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, स्थिर कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद यानी कि रियल जीडीपी में वृद्धि द्वारा, बाय इंक्रीजिंग रियल जीडीपी, और मानव विकास सूचकांक यानी कि एसडीआई द्वारा। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा उत्तर सही है। तो जो लोग भी ये लाइव क्लास नहीं हो पाई थी तो इसको रिकॉर्डेड आप लोग देखोगे, तो इसको थोड़ा सा पॉज करके आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका जो आर्थिक समृद्धि होती है ना, उसमें जो है जीडीपी के द्वारा मापन किया जाता है। लेकिन इसमें 2 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर विकल्प है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि द्वारा, लेकिन स्थिर कीमतों पर, ठीक है ना, स्थिर कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि द्वारा, यानी कि आपका उत्तर हो जाएगा सी। जीवीए का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो यहाँ से है, वो कल की क्लास में आप डिटेल में समझ लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला जो प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय आय की गणना के लिए वर्तमान आधार वर्ष क्या है। व्हाट इज द करेंट बेस ईयर फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इंडियाज नेशनल इनकम, जिसके बारे में हमने बात भी किया था कि किसी भी वस्तु के मूल्य को निकालने के लिए हमें कोई बेस ईयर चाहिए होता है, या हम जीडीपी भी काउंट करें तो उसके लिए हमारे पास कोई बेस वस्तुओं और सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य होता है ना, उसके लिए कोई बेस ईयर चाहिए होता है। तो वो बेस ईयर अभी जो है हमारा 11-12 है, ठीक है, वर्तमान में। लेकिन 2026 से, ठीक है ना, 2026 से इसको 2022-23 लागू किया जा रहा है, ठीक है ना। तो अब ये प्रश्न कब आएगा उस पर डिपेंड करता है। अभी वर्तमान में अगर बात की जाए तो वर्तमान में आपका 11-12 आपका है बेस ईयर, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। तीसरा प्रश्न देखते हैं, यदि एक देश के सकल घरेलू उत्पाद में विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय यानी कि नेट फॉरेन इनकम, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को जोड़ा जाता है तो हमें क्या प्राप्त होता है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज एडेड टू द कंट्रीज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि ये पूछ रहा है कि जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इन दोनों का जो है मूल्य जो होता है वह ऐड जब हो जाता है तो ये क्या बन जाता है, जीएनपी, यानी कि व्यक्तियों द्वारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, व्यक्तियों द्वारा क्या है। तो आपका उत्तर दिया है एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी, जीवीए। तो यहां पर आपका होगा सकल राष्ट्रीय उत्पाद। जो ऐसा उत्पाद जो है क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है आपका व्यक्तियों द्वारा आय, यानी कि इसमें भारत अगर है, ये भारत देश है, भारत देश की सीमा के अंदर तो है ही, सीमा के बाहर भी जो व्यक्ति कहीं अन्य काम करेगा उसको हम बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जिसको ऐड करने पर हमारा जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट निकलता है। तो ये आपको याद रखना है। तो आपका उत्तर हो जाएगा क्या, आपका बी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। हमारा जो है आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारतीय जीवीए में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है। एज पर द इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 विच सेक्टर कंट्रीब्यूट्स द मोस्ट इन इंडियन जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडेड। इसकी डेफिनेशन क्या होती है आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। इसके बारे में हम लोग डिटेल बातचीत कर चुके हैं। तो आपको प्रश्न संख्या 4 का उत्तर बताना है। आपका उत्तर है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, द्वितीयक और तृतीय क्षेत्र दोनों।
ठीक है ना, इसमें बताना है सबसे बड़ा योगदान। तो आप सभी को पता है कि जब डेवलपिंग इकोनॉमी होती है तो इसमें सर्विस सेक्टर हालांकि सभी इकोनॉमी में लगभग अधिक होता है, और इसकी अगर हम बात करें प्राइमरी सेक्टर की तो लगभग 17% के आसपास है। अगर हम बात करें 26% के आसपास जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, यानी कि द्वितीय क्षेत्र है, और लगभग 55% के आसपास जो है हमारा तृतीय क्षेत्र है, यानी कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है ना, हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी, जिसमें कि आपका तृतीय क्षेत्र का 55% हिस्सा जो है इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। आर्थिक विकास एक गुणात्मक अवधारणा है, और इसका दूसरा क्या है कथन, आर्थिक समृद्धि जो है कि बिना आर्थिक विकास संभव नहीं है। ये आपको बताना है कौन सा कथन सही है, केवल एक, केवल दो, दोनों, और इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना, तो अभी देखिए आर्थिक विकास, हमने विकास, प्रोग्रेस और ग्रोथ तीनों में अंतर देखा था। ठीक है ना, हमारा जो है उत्तर क्या होना चाहिए, इसके आधार पर आप जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। होता क्या है, आर्थिक विकास जो है एक व्यापक अवधारणा हो जाती है जिसमें गुणात्मक के साथ साथ मात्रात्मक के साथ साथ जो है गुणात्मक भी ऐड हो जाता है। यानी कि हमने जब कंपेयर किया था आपसे कि ग्रोथ यानी कि वृद्धि, ग्रोथ और डेवलपमेंट में अंतर बताया था, तो ये क्वांटिटी है और ये जो है क्वांटिटी प्लस क्वालिटी भी है। ठीक है ना, तो क्वांटिटी और क्वालिटी, तो ये गुणात्मक अवधारणा है, बिल्कुल सही है। गुणात्मक के साथ साथ यहां पर लिखना चाहिए था कि मात्रात्मक भी, और आर्थिक समृद्धि के बिना, यानी कि गुणात्मक कुछ भी हो जाए लेकिन अगर मात्रात्मक नहीं है उसमें तो ये संभव ही नहीं है, यानी कि आर्थिक वृद्धि आपको देखनी ही होगी। आपका दोनों ही कथन सही होगा, आपका उत्तर हो जाएगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, प्रश्न संख्या 6, राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम को तकनीकी रूप से क्या कहा जाता है? व्हाट इज द नेशनल इनकम टेक्निकली कॉल्ड? बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, नेशनल जो है नेट नेशनल प्रोडक्ट जो है एट फैक्टर कॉस्ट, और बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, और साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद। आपको बताना है राष्ट्रीय आय को हमने बताया था कि हमने पहले जीडीपी काउंट किया, फिर जीडीपी के बाद जो है जीएनपी काउंट किया, फिर जीएनपी के पास बाद जो है एनएनपी का काउंट किया, और उससे जो है हमने तो इसमें जो है आप क्या कर सकते हैं, इसमें ध्यान दे सकते हैं कि हमारा जो है कौन सा कथन सही होगा, इसमें आपसे पूछ रहा है, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, साधन लागत पर नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट जो है वो आपका सही उत्तर होगा। तो इसको आप लोग राष्ट्रीय आय में हमने देखा था, कल की क्लास में आप लोग देख लीजिएगा। जो लोग भी क्लास नहीं कर पाए वो क्लास जरूर करेंगे। सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित करना है, जैसे सॉफ्टवेयर परामर्श, आईटी कंसल्टिंग, मछली पकड़ना यानी फिशिंग, कार निर्माण, कार मैन्युफैक्चरिंग, होटल्स। अब ये पूछ रहा है कि ये कौन कौन सेक्टर किससे मैच करते हैं। ठीक है ना, तो अभी 2 सेक्टर जो है आप देख रहे हो, तो ये ऑप्शन उतना सटीक नहीं होगा, फिर भी हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम चीजों को मिलाने की। जैसे ये जो है सॉफ्टवेयर परामर्श जो है वो कौन से है, तो ये टर्सरी से आता है। ठीक है ना, मछली पकड़ना ये प्राइमरी से है। ठीक है ना, कार निर्माण जो है यह आपका सेकेंडरी से है, और होटल्स जो है ये भी सर्विसेज देता है, तो ये भी टर्सरी से। ठीक है ना, तो आपको इसमें मिलान कर लेना है, क्योंकि 2 मैच कर रहा है तो इसमें 2 ऑप्शन हो सकता है, करेक्ट हो या इसमें कंफ्यूजन हो, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत आसान प्रश्न है। आगे हम देखते हैं, जीडीपी की गणना करते समय केवल अंतिम वस्तुओं यानी फाइनल गुड्स को ही क्यों गिना जाता है?
वाई आर ओनली फाइनल गुड्स काउंटेड वाइल कैलकुलेटिंग जीडीपी। मैंने बताया था कि जब आप देखोगे कि जीडीपी की परिभाषा क्या है, एक वित्तीय वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में एक घरेलू सीमा के भीतर एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। ठीक है ना। जीडीपी के बारे में हमने देखा था। तो अंतिम मूल्य क्यों चुना जाता है, क्योंकि वे अधिक मूल्यवान होती हैं। दूसरा है दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए, क्योंकि वे मध्यवर्ती वस्तुएं देश में नहीं बनती हैं, और यह एक जो है सरकारी नियम। ठीक है ना। तो हमने बताया था कि जैसे हमने समोसे का एक उदाहरण दिया था, समोसा जो है आप बनाओगे तो समोसा जो है ये 10 रुपए का है, तो इसमें अंतिम मूल्य है इसका, ठीक है ना, ये बिक्री के लिए है। तो इसमें जो है मध्यवर्ती क्या हो जाएगा, आलू हो जाएगा। इसमें जो है मध्यवर्ती क्या हो जाएगा, आपका आटा हो जाएगा या मैदा, जो भी आप यूज करते हो। ठीक है ना। इसमें मध्यवर्ती क्या हो जाएगा, जो भी मसाले आप यूज करते हो। तो इनकी अगर हम काउंटिंग अलग से करेंगे तो ये इनका प्राइस इसमें ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, तो दोहरी गणना हो जाएगी। इस गणना से बचने के लिए हमें क्या करना होता है कि हमें जो है अंतिम मौद्रिक मूल्य जो है वो निकालना होता है। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जीडीपी की गणना करते समय केवल ये वही है, सेम प्रश्न है। यदि किसी देश की नेशनल जीडीपी 10% से बढ़ती है और मुद्रास्फीति जो है 4% है, तो रियल जीडीपी लगभग कितनी होगी। इसीलिए मैंने बताया था ना कि बेस ईयर का कॉन्सेप्ट रखा जाता है कि महंगाई बढ़ जाएगी, तो उससे जो है वास्तविक जो है ग्रोथ रेट पता करने के लिए हमें महंगाई को घटाना पड़ता है। तो 10% अगर है ग्रोथ रेट, और इसमें से हम 4% घटा देंगे, यानी कि हमारा जो है रियल जीडीपी जो होगी वह 6% होगी। ठीक है ना। तो आपका उत्तर है 14%, 6%, 10% और 4%। ये प्रश्न पूछा क्यों है मैंने, ये प्रश्न इसलिए पूछा है क्योंकि अगर आपको परिभाषा नहीं पता होगी एग्जैक्ट कि आप जो है रियल जीडीपी होती क्या है और इसको काउंट कैसे करते हैं, तो आप 14% भी कर सकते हैं गलती से। ठीक है ना। तो आपका उत्तर हो जाएगा 6। तो 6% जो है हमारा क्या होगा, ये रियल जीडीपी होगी। अगला हम प्रश्न देखते हैं। जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक PQIL, ठीक है ना, इसका इसमें कई बार ये पूछ चुका है। हु डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स PQLI जो है यूपीपीसीएस का, ये PYQ, ठीक है ना। महबूब उल हक और अमर्त्य सेन, मॉरिस डी मॉरिस, एडम स्मिथ, विश्व बैंक। ये आपको बताना है कि इसका जो है सही उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों आपको मैंने बताया था कि ये प्रश्न जो है 1970 के दशक में डी मॉरिस द्वारा विकसित किया गया था। ये प्रश्न पूछा गया, इसका उत्तर भी डिस्प्यूटेड था। ठीक है ना। तो डी मॉरिस ने इस PQLI का जो है वो कॉन्सेप्ट डेवलप किया है। ठीक है ना। तो इसके बारे में हम देखेंगे, तो आपका उत्तर हो जाएगा बी। तो आप लोग देख लीजिएगा एक बार, जैसे यूएनडीपी में महबूबुल हक, ठीक है ना, यूएनडीपी के लिए जो है HDI का कॉन्सेप्ट जो है वह महबूबुल हक ने क्या किया था, बनाया था, ना कि PQLI का। ठीक है ना। तो इसके बारे में आप लोग देख लीजिएगा। अभी जो है हमें कथन कारण वाला प्रश्न है। भारत का सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि GNP इसके सकल घरेलू उत्पाद से कम है। एकदम बहुत ही कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है। और यानी कि इंडियाज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज लेस देन इट्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसको मैंने कल उदाहरण के माध्यम से समझाया भी था। भारत की विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऋणात्मक है। ठीक है ना। तो आपको बताना है कि कौन सा प्रश्न सही है और कौन सा जो है कथन सही है इसमें। तो आपको देखना होगा कि इसमें जो है कौन सा सटीक बैठ रहा है। ठीक है ना। तो ये जो है भारत का सकल राष्ट्रीय उत्पाद जो है सकल घरेलू उत्पाद से कम है। इसको थोड़ा सा हम डिबेटेबल है, क्योंकि भारत में रेमिटेंसेस तो ज्यादा आते हैं, भारतीयों द्वारा कमाया गया पैसा तो हमेशा अधिक होता है, लेकिन भारतीय कंपनियों द्वारा जो है कम पैसा उतना नहीं कमाया जाता।
तो ये जो एक्सप्लेनेशन है इसमें ये किसी नोट से लिया गया था। तो ये एक्सप्लेनेशन तो ये बता रहा है कि कथन कारण दोनों सही, ठीक है ना, लेकिन मेरे हिसाब से इसको जो है हमेशा भारत का जो है रेमिटेंसेस तो ज्यादा होता है। इसको मैं देख लूंगा एक बार, तो कल की क्लास में मैं क्लियर कर दूंगा। ये प्रश्न थोड़ा सा डिबेटेबल, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी मिक्स इकोनॉमी का सबसे अच्छा वर्णन करता है? एक अर्थव्यवस्था जहां केवल कृषि और उद्योग मौजूद हो, एन इकोनॉमी विद ओनली एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। एक अर्थव्यवस्था जहां निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का सह अस्तित्व होता है। तो आपका सही उत्तर यही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन जो है, जिसमें हमने बताया था कि प्राइवेट सेक्टर भी हो इन्वॉल्व और गवर्नमेंट का भी उस पर जो है अधिकार हो, यानी कि राज्य का भी अधिकार हो। तो ये इसके लिए उत्तर हो जाता है। जीवीए एट बेसिक प्राइस, मूल कीमतों पर जीवीए और जीडीपी एट मार्केट प्राइस, बाजार मूल्य पर जीडीपी के बीच का अंतर क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीवीए एट बेसिक प्राइस और जीडीपी एट मार्केट प्राइस? मूल्य ह्रास, शुद्ध विदेशी आय, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस और केवल सब्सिडी। तो ये भी प्रश्न बड़ा ही सही है। अगर आप परिभाषा देखोगे, जब जीडीपी और जीएनपी की परिभाषा देखोगे तो उसमें जो है आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, कि आप इसका सही डेफिनेशन क्या दे सकते हो, ठीक है ना। तो आपको शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है, यानी कि जीवीए फैक्ट्री लागत पर जो वह है जो सामान मार्केट में आता है और सरकार इस पर जीएसटी लगा देती है, सब्सिडी दे देती है। तो कर और सब्सिडी को घटा करके जो किया जाता है तो वो आप ध्यान में रखेंगे। तो जीवीए को जीडीपी में बदलने के लिए शुद्ध अप्रत्यक्ष कर जो है इसमें क्या कर दिया जाता है? व्हाट इज द डिफरेंस, इन दोनों के बीच का अंतर हो जाता है, ठीक है ना। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम की गणना कैसे की जाती है? सकल घरेलू उत्पाद कुल जनसंख्या बटा कुल जनसंख्या, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बटा कार्यशील जनसंख्या, राष्ट्रीय आय माइनस एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट और कुल जनसंख्या, और सकल राष्ट्रीय उत्पाद बटा कुल जनसंख्या। हमने बताया था ना, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट जो होता है वह होता है हमारा कुल राष्ट्रीय आय, और उसमें जनसंख्या से हम भाग दे देते हैं, यानी कि आपका सही हो जाएगा कौन सा? राष्ट्रीय आय एनएनपी एट फैक्टर कास्ट, ठीक है ना। एनएनपी एट फैक्टर कास्ट जो होता है, राष्ट्रीय आय बराबर जो होता है एनएनपी, ये इज इक्वल टू है, ठीक है ना, एनएनपी एट फैक्टर कास्ट जो होता है बटा कुल जनसंख्या, ये होगा आपका सही उत्तर। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद नहीं होता है, नेट नेशनल जो है इनकम बटे कुल जो है जनसंख्या का उत्तर होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट जो होता है ये होता है। इसका थोड़ा सा फार्मूला गलत लिखा हुआ है, इसको सही कर लीजिएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी का अनुमान जो है तो कितना रहेगा? तो ये 6.3 से लेकर के 6.8% का है, जो 6.4 इस समय जो है हमारा रिजल्ट आया है। तो उसके बारे में ये देख लीजिएगा। तो ये आपका सही उत्तर है बी। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आज की क्लास में हम लोग क्या क्या देखेंगे, ठीक है ना। आगे की क्लास में हम क्या क्या देखेंगे इस पर जो है हम डिटेल बातचीत करेंगे कि हमारा जो दूसरा चैप्टर है वह किस तरीके से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है ना। उससे हम क्या क्या देख सकते हैं, जैसे इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, भारत में जो आर्थिक नियोजन है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ हम देखेंगे डेफिनेशन, यानी कि प्लानिंग होती क्या है, हम प्लानिंग क्यों करते हैं। जैसे कि हम किसी भी इसके बारे में डिटेल में हम समझेंगे, जैसे कि हमारे पास कोई सोर्स है, यानी कि खेती है या हम कोई नौकरी करते हैं जो हमारे पास पैसा आता है, तो हम पैसे को कहाँ कहाँ कितना खर्च करेंगे उसके लिए हम प्लान करते हैं। पूरे महीने में कितना खर्च करेंगे, एनुअल हमारा खर्च कितना होना चाहिए, हमारी कुल कमाई साल की कितनी है, यानी कि सीमित संसाधनों का कुशलतम उपयोग करके पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना, यानी कि हमारा लक्ष्य क्या है उसको भी टारगेट में रखा जाता है, और साथ ही हमारे पास संसाधन पैसे कितने हैं वो। तो की ऑब्जेक्टिव इसमें क्या क्या होता है, इसमें होता है ग्रोथ यानी कि समृद्धि, आधुनिकीकरण यानी कि मॉडर्नाइजेशन, आत्मनिर्भरता यानी कि सेल्फ रिलायंस, और समानता यानी कि इक्विटी। हिस्ट्री ऑफ प्लानिंग हम देखेंगे, नियोजन का क्या इतिहास रहा है, विश्वेश्वरैया प्लान क्या है, बॉम्बे प्लान क्या है। साथ ही हम बात करेंगे प्लानिंग के कितने प्रकार होते हैं, जैसे एक निर्देशात्मक इंपरेटिव,
जो है प्लानिंग होती है, इंडिकेटिव प्लानिंग होती है, यानी कि सांकेतिक प्लानिंग होती है, सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग होती है, कोर प्लानिंग होती है, और एक होती है रोलिंग प्लान, जो कि हमने जनता सरकार में देखा था। ये प्लानिंग के हमारे कुल कितने तरीके हो सकते हैं जो हमारे विश्व में उपयोग किए जाते हैं, कौन सी समाजवादी अर्थव्यवस्थाएं यूज करती हैं, कौन सी जो है जो कैपिटलिस्ट होते हैं वो यूज करते हैं, तो उनको भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे कि भारत में यह प्लानिंग कमीशन की स्थापना की गई थी, जो इसके लिए लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म गोल डिसाइड करता था, ठीक है ना। यह 5 साल के लिए निर्धारित होता था और 12 पंचवर्षीय योजनाएं, 12 पंचवर्षीय योजनाओं से भी कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, तो उसको भी हम देख लेंगे कि पंचवर्षीय योजनाएं होती क्या हैं, पंचवर्षीय योजनाओं के क्या क्या विशेषताएं रहे हैं, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, कब हमने अपना फोकस एग्रीकल्चर पर रखा, कब जो है हैवी इंडस्ट्री पर रखा, किस मॉडल पर ये निर्धारित है, इनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो पंचवर्षीय योजनाओं को हम डिटेल में देखेंगे पहले से लेकर के 12 तक, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर पहली जो पंचवर्षीय योजना है, जैसे आपने देखा हेराल्ड डोमर मॉडल पर है, दूसरी पंचवर्षीय योजना है महालनोबिस मॉडल पर है, पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, इंदिरा जी की सरकार थी उस समय। तो इनका कार्यकाल कब तक था, क्या था, प्लान हॉलिडे कब था, हमारा जो है रोलिंग प्लान कब किया गया, तो ये हम डिटेल में टोटल देखेंगे और इन सभी 12 की 12 पंचवर्षीय योजनाओं को। उसके अलावा हम इस लेक्चर में बात करेंगे इकोनॉमिक रिफॉर्म की, यानी कि 1991 में जब नरसिम्हा राव जी की सरकार थी और हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री आपके मनमोहन सिंह जी, जिनका देहांत भी हो गया मेरे ख्याल से, तो पिछले वर्ष, तो उनको जो है हम देखेंगे कि वो जो है उस समय वित्त मंत्री थे और भारत जो है एक बड़े ट्रैप में आने वाला था। हम जो है अब IMF हमें लोन देने से भी मना कर चुका था, हमने जो है बहुत सारी जो है डिपेंडेंसी आदि जो है हम समस्या में आने वाले थे। तो ये जो है मॉडल लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये हमने अडॉप्ट किया, अपनी मार्केट को ओपन किया, तो जो है हमारी अर्थव्यवस्था फिर से आगे बढ़ी। तो उसके बारे में हम बात करेंगे कि बैकग्राउंड ऑफ द 1991 क्राइसिस, 1991 का संकट क्या था, संकट के कारण जो है हमारा भुगतान संतुलन समस्या में आ गया था, राजकोषीय घाटा बहुत हाई हो गया था, हमारा खाड़ी युद्ध उस समय चल रहे थे, तत्कालीन स्थिति में हमारा विदेशी मुद्रा भंडार जो है बहुत ज्यादा कम हो गया था, हमारा गिर गया था, फॉरेक्स रिजर्व जो होता है वो। तो इन सभी समस्याओं से निपटने के लिए हमने कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट की, तो वो थी हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो है 1991 में नई आर्थिक नीति हमारी आई, LPG मॉडल था। तो लिबरलाइजेशन क्या होता है, उदारीकरण क्या होता है, लिबरलाइजेशन यानी कि लाइसेंस परमिट राज जो है ये जो है समाप्त किया गया, औद्योगिक वित्तीय विकास के लिए काम की गई, नरसिम्हन कमेटी का गठन किया गया। उसके बाद प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजीकरण को बढ़ावा दिया गया, सरकारी कंपनियों में निजी क्षेत्र की भागीदारी यानी कि हमने डिसइन्वेस्टमेंट किया, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण में जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वैश्विक अर्थव्यवस्था से कनेक्ट किया गया, जिसमें व्यापार सुधार, FDI, FPI, जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, वो सभी हमने फॉरेन से अलाउ किया, रुपए का हमने डिवैल्यूएशन किया। उसके बाद जनरेशंस ऑफ रिफॉर्म, हमारे आगे कौन कौन से जनरेशन आए जहां पर प्रमुख सुधार देखने को मिले। जैसे पहली पीढ़ी का जो सुधार था वह 1991 से 2000, और उसके बाद जो है 2000 से वर्तमान में जो सुधार चल रहे हैं जैसे GST है, IBC आदि जो है, इसका विस्तृत अध्ययन जो है आगे के अध्याय में हम लोग करेंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ डायमेंशन जो है यहाँ पर हम देख लेंगे। तो ये टोटल जो है हमारा आज की क्लास का मोटो रहेगा। और तीसरा जो है हमारा सबसे महत्वपूर्ण है इसमें नीति आयोग, जहां से प्रश्न अब बार बार पूछे जा रहे हैं। तो नीति आयोग जो है, योजना आयोग जो है, उसको हटा करके नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को जो NDA सरकार आई सत्ता में, तो उसने ये शुरू किया। अब योजनाएं जो है पंचवर्षीय होती थी वह उनको समाप्त कर दिया गया, वह उनकी जो है फाइनेंस कमीशन से कैसे प्लानिंग होती थी, कैसे वो पैसा भी डिस्ट्रीब्यूट करते थे, उन सब चीजों को हटा करके केवल एक थिंक टैंक बना दिया गया नीति आयोग के नाम पर, उसी को बदल करके। तो योजना आयोग को प्रतिस्थापित कर दिया गया 1 जनवरी 2015
15 को, ये डेट आपको याद रखनी है। की डिफरेंसेस क्या है नीति आयोग में, प्लानिंग कमीशन में? यह जो है सलाहकार थिंक टैंक बनाम वित्तीय आवंटन, जो कि पहले जो है फाइनेंशियल एलोकेशन भी करता था। कौन करता था? आपका योजना आयोग। अब जो है ये थिंक टैंक का ही काम कर रहा है। बॉटम अप अप्रोच जो है नीचे से ऊपर बनाम टॉप डाउन अप्रोच जो है ये ऊपर से नीचे आपको ध्यान देना होगा। और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के नाम पर सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना। स्ट्रक्चर एंड ऑब्जेक्टिव, यानी कि संरचना और उद्देश्य इसका क्या था? अध्यक्ष, चेयरपर्सन, प्रधानमंत्री, गवर्निंग काउंसिल और भी अन्य चीजें। की इनिशिएटिव एंड रिपोर्ट्स, इसके बारे में हम बात करेंगे। ये 15 साल का विजन होता है। लॉन्ग टर्म, मिड टर्म 7 साल का, 3 साल का जो शॉर्ट टर्म होता है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स भी ये जारी करता है, जिसमें हम देखते हैं कि विभिन्न तरीके से एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम जो है वह भी नीति आयोग लागू करता है। तो ये सारी चीजें जो है हम इस टॉपिक में देखेंगे। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो ये हमारे कार्यक्रम हैं, इन कार्यक्रमों से आप जुड़ सकते हो। जैसे कि प्रारंभिक परीक्षा से लेकर के इंटरव्यू तक की कंप्लीट तैयारी जो है हमारे यहाँ कराई जाती है। जैसे कि एकलव्य बैच हमारा जो है वह सिर्फ आपको बुक रीडिंग के लिए कराया गया है, लाया गया है। अब ये जल्दी लॉन्च होने वाला है, इस पर हमारी पूरी प्लानिंग हो रही है। जैसे ही हमारा ऐप और वेबसाइट डेवलप हो जाएगा वैसे ही हम ये काम शुरू कर देंगे, ठीक है ना। अभी हमारा जो ये क्लास चल रही है वो द्रोणा बैच से। द्रोणा बैच में क्या क्या आपको मिलेगा? तो यूपी पीसीएस में मेंटरशिप बैच है। ये प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, इंटरव्यू कंप्लीट तैयारी कराई जाती है इसके माध्यम से। इसकी फीस मात्र 12,999, जो कि 50% डिस्काउंट के साथ 6,699 आपको देना होता है। अब यहाँ पर इतना ही नहीं, इसमें क्या क्या मिलता है? प्रारंभिक परीक्षा की सारी क्लासेस तो होती हैं जो आप देख रहे हो। इसमें आपको मुख्य परीक्षा यानी कि कावेरी बैच, मुख्य परीक्षा की भी कंप्लीट क्लासेस होंगी। प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा की क्लासेस, नोट्स सब कुछ इसमें मिलते ही हैं। इसमें एक और पैकेज आपको साथ ही साथ मिल रहा है डेली आंसर राइटिंग का, जो कि 4,999 का एक कोर्स अलग से है। लेकिन अभी आपको 50 लोगों के लिए ये क्या है? फ्री है। यानी कि हम आपको कावेरी बैच 450 प्रश्नों का एक तो टेस्ट सीरीज और डेली आंसर राइटिंग दोनों कराएंगे। साथ ही हम जो है विजेता बैच जो हमारा है, यानी कि यह जो है हिंदी और एसए के लिए कंप्लीट कोर्स है, यह आपको दिया जा रहा है। यानी कि टोटल ये कोर्स की कास्ट जो है 26,000 के आसपास है, जो आपको मात्र 6,699 में दिया जा रहा है। प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, इंटरव्यू कंप्लीट तैयारी यहाँ पर कराई जाएगी। इसके अलावा भी केवल अलग से आप एसे राइटिंग का कोर्स ले सकते हो हमारा, मात्र 1499 में, जो अभी 50% डिस्काउंट पर 799 में आपको मिल जाएगा। आपका यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा का क्रैश कोर्स, जो इसमें मेंटरशिप बैच में नहीं लेना चाहते हैं, उनको केवल प्रारंभिक परीक्षा में दिक्कत है, तो ये बैच जो है आपको 1699 में यहाँ पर मिल जाता है। यूपीपीसीएस प्री की टेस्ट सीरीज है, जो कि आपको 899 में अभी लॉन्च नहीं हुई है। इसमें 40 टेस्ट होंगे एवरी संडे, और बीच में जब एग्जाम अनाउंस हो जाएगा तो हम 2 या 3 दिन पर भी इस टेस्ट को कराएंगे, क्योंकि हमारे पास 18-19 संडे ही मिल रहे हैं मार्च तक, और अगर एग्जाम अप्रैल में होता है तो मान लीजिए 4 और मिल जाएंगे, तो 25 संडे से ज्यादा हमें नहीं मिल पाएगा। अगर बीच में अनाउंस हो जाती है डेट तो हम इसको 2-2, 3-3 दिन पर भी कराएंगे। टोटल 40 टेस्ट कराएंगे, जिसमें 5-6 टेस्ट जो है आपके सीसैट के भी होंगे, तो ये आप देखेंगे। और यूपीपीसीएस मेंस का क्रैश कोर्स जो है वह अलग से भी केवल ले सकते हो आप 13,999 में, जो कि मेंस का और एसे राइटिंग का और ये सब कुछ जो है आपको मिलेगा केवल मेंस की क्लासेस, जिसमें आप ये समझ सकते हो कि कावेरी बैच, विजेता बैच, इन दोनों के अलावा भी क्लासेस भी रहेंगी, ठीक है ना। तो इसकी फीस जो है 7,500 है। ये टोटल जो है आप कर सकते हो। तो ये जो है पूरी जानकारी रही हमारी। चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि योजना क्या होती है, नियोजन क्या होता है, ठीक है ना। हम प्लानिंग के बारे में बात करेंगे कि प्लानिंग होती क्या। जैसे मैंने बताया
कि प्लानिंग का उद्देश्य क्या होता है, सीमित संसाधनों का कुशलतम उपयोग करके लक्ष्यों को प्राप्त करना। तो सीमित संसाधन क्या होते हैं, तो विश्व में आपको पता ही है कि मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित हैं और हमारे पास संसाधन सीमित है। इन्हीं में तालमेल बिठाना ही क्या कहलाता है, अर्थशास्त्र कहलाता है। आपको मैंने कल परिभाषा बताई थी कि अर्थशास्त्र की सबसे कॉमन डेफिनेशन जो ये है कि सीमित संसाधनों को कैसे और सीमित आवश्यकताओं के लिए हम लोग पूर्ति करें, उसको हम बोलते हैं क्या, अर्थशास्त्र। अब अर्थशास्त्र में प्लानिंग बहुत जरूरी है। अब प्लानिंग क्या होती है, तो वह संसाधनों का समुचित उपयोग करके हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें। जैसे लक्ष्य भारत सरकार का अलग अलग हो सकता है। जैसे पहली पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार का लक्ष्य क्या था कि हम अपने एग्रीकल्चर को और अपने हैवी इंडस्ट्री को, जो हमारे भारी उद्योग हैं, उनको बढ़ावा दें, तो उसमें इन्वेस्टमेंट करें। ग्रोथ रेट कितनी हो उस पर हमने ध्यान नहीं दिया। हमें जो है, आपने देखा कि पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना तक, तीसरी तक, इवन हम चौथी पांचवी तक आकर के हम जो है फूड, यानी कि हमारा जो बेसिक जो नीड थी, यानी कि बेसिक नीड हमारी क्या है कि हमारे पास वस्तुएं हों, मैन्युफैक्चरिंग हब हम बना सकें अपने भारत को, और साथ ही साथ एग्रीकल्चर के माध्यम से हम खाद्यान्न जो है उत्पादन कर सकें। इसके लिए जो है आप देखते हो कि बाद में 1970 के दशक में हम देखते हैं कि हमारा ग्रीन रिवोल्यूशन आता है। उस पर जो है एम.एस. स्वामीनाथन की मदद से हम जो है क्या करते हैं, खाद्यान्न जो है रिलायंस हम करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि हमारे मेन ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, तो इसमें कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होंगे, और ऑब्जेक्टिव के साथ साथ जो है हमारी क्या होती है कि संसाधनों को कैसे हम यूज करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि योजनाएं जो होती हैं वो कौन कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है ना। तो मुख्य रूप से अगर हम ये योजनाओं की बात करें, केवल योजनाओं की, कि नियोजन जिसको हम बोलते हैं ना प्लानिंग, योजनाओं के प्रकार, यानी कि नियोजन के प्रकार, टाइप्स ऑफ प्लानिंग, ठीक है ना, कुल कितने, ठीक है ना। तो मुख्य रूप से हम तीन चार प्लानिंग जो है देखेंगे यहाँ पर, जो इंपरेटिव प्लानिंग होती है। इंपरेटिव प्लानिंग जिसको हम हिंदी में बोलते हैं आदेशात्मक, जो है वह आदेशात्मक नियोजन, आदेशात्मक नियोजन, ठीक है ना। इसको हम इंपरेटिव प्लानिंग। दूसरा जो है हमारा इंडिकेटिव प्लानिंग हो जाता है, इसको बोलते हैं निर्देशात्मक नियोजन। इसके बारे में थोड़ा हम बात करेंगे। इंडिकेटिव प्लानिंग। तीसरा जो है हमारा, यह किन किन अर्थव्यवस्थाओं में यूज होता है, इस पर भी हम बात करेंगे। तीसरा जो है हमारा है आपका विकेंद्रीकृत, ठीक है ना, विकेंद्रीकृत यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड। जिसको हम डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। और चौथा जो है अनवरत योजना एक होती है, जिसको हम रोलिंग प्लान बोलते हैं। और भी योजनाओं के प्रकार होते हैं, ठीक है ना। रोलिंग प्लान, ठीक है ना। अब इसके बारे में हम बात करेंगे कि जो आदेशात्मक नियोजन होता है वह कैसे काम करता है, किन अर्थव्यवस्थाओं में उनका नाम होता है, किस काम होता है। तो ये जो है नियोजन का प्रकार हो गया। दूसरा जो है इनका मुख्य थीम क्या होती है, ठीक है ना। तो
तो ये जो है इनका मुख्य थीम होती है आदेश देना, यानी कि कमांड करना, आदेश यानी कि कमांड करना। और ये कौन करता है, तो ये राज्य के नियंत्रण में होती है, यानी कि इसको कौन करेगा, तो ये समाजवादी जो या मार्क्सवादी जो है सरकारें होती हैं, जो कम्युनिस्ट है। जैसे कि इसका उदाहरण भी आप दे सकते हो, यूएसएसआर और नॉर्थ कोरिया। कल मैंने साउथ कोरिया एक जगह बता दिया था, वो नॉर्थ कोरिया होगा, ठीक है ना। नॉर्थ कोरिया जो है वह जो है ये क्या करते हैं, यह इस तरीके का काम करते हैं। वैसे ही अगर हम इसकी बात करें सांकेतिक की, तो ये जो है सलाह लेते हैं, सलाहकारी होते हैं, ठीक है ना, ये सलाहकारी होते हैं। ये कहाँ यूज किया जाते हैं, ओपन मार्केट में, ठीक है ना। तो ओपन मार्केट में यानी कि बाजार और सरकार दोनों जो है इसमें सहयोग करती है, यानी कि ये जो है राज्य और बाजार यानी कि मिक्स्ड अर्थव्यवस्था में राज्य प्लस बाजार दोनों होते हैं। और ये कैसी अर्थव्यवस्थाओं में यूज होता है, तो जहां पर मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है ना। और ये इसका उदाहरण क्या है, अगर आप देखोगे इंडिया एक अच्छा उदाहरण है, फ्रांस है, हमारा नीति आयोग जो है इस पर काम करता है, निर्देशात्मक सलाहकारी, या यह निर्देश संकेत देते हैं, ठीक है ना, इंडिकेट करते हैं, ठीक है ना। वैसे ही विकेंद्रीकृत नियोजन जो होता है यह कहाँ होता है, तो जैसे अगर हम बात करें तो यह बॉटम टू अप मॉडल होता है, नीचे से ऊपर का ये मॉडल होता है, बॉटम टू अप, नीचे से ऊपर। इसका भी उदाहरण जो है भारत में देखने को मिलता है। इसमें जो है क्या होता है कि राज्य ही नियंत्रण करता है, ठीक है ना, लेकिन इसमें मुख्य जो सबसे डाउन वाला होता है वह काम करता है, यानी कि यह लोकल स्थानीय स्थानीय सरकार जो है इसको करती है। इसका जो है उदाहरण यानी किस देश में स्थानीय निकाय जो है इसके उदाहरण होते हैं, जैसे भारत में देखेंगे तो पंचायती राज इन इंडिया, ठीक है ना, ये इसका प्रमुख उदाहरण है। रोलिंग प्लान क्या होता है कि यह समय समय पर प्लान को बदलता रहता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि समय समय पर बदलाव, और ये बदलाव कहां देखा गया है, तो 77 में जब जनता सरकार बनी थी, 78 से लेकर 80 तक जो है रोलिंग प्लान जो है वह भारत में चला, और ये होता है फ्लेक्सिबल, ठीक है ना, यह संकेत आदि नहीं करता, ये फ्लेक्सिबल होता है। 1978 से लेकर के 80 तक यह जनता पार्टी द्वारा जो है भारत में चलाने का प्रयास किया गया था वह, तो ये कुल है। इसके अलावा भी कई नियोजन के प्रकार होते हैं, जैसे कोर प्लानिंग में क्या होता है कि जो केंद्रीय विषय जो होता है वह हमेशा सेम रहता है, मुख्य फोकस उस पर जो है कोर पर किया जाता है, और आसपास के क्षेत्रों को उतना बल नहीं दिया जाता है। तो इस तरीके से प्लानिंग के कुछ प्रकार हैं। तो भारत में जो प्लानिंग यूज की गई वह मध्यकालीन, आप समझ सकते हो, माध्यमिक जो है, जिसका टेन्योर ना तो बहुत बड़ा था और ना ही बहुत कम, यानी कि 1-2 साल के लिए भी प्लानिंग नहीं थी, और ये भी नहीं कि 10 साल के लिए प्लानिंग हो, तो उसको हम मिड टर्म जो है प्लानिंग बोलेंगे, जिसका प्रणेता जो है हमारा कौन था, योजना आयोग था, प्लानिंग कमीशन था। तो प्लानिंग कमीशन के बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि इसका इतिहास, आजादी से पहले क्या था, कैसा था, इसके बारे में भी हम बात कर लेंगे। तो प्लानिंग कमीशन के डेवलप होने से पहले जो है हमारे यहाँ भारत में कई सारे जो है प्लानिंग कमीशन बने, ठीक है ना। उन कमीशन के बारे में थोड़ा थोड़ा आप जान लेंगे।
कि कौन कौन से आयोग बने, क्या इनका इतिहास रहा। एक मिनट, थोड़ा सा मैंने नोट किया हुआ है, इसको मैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है उन्हीं को हम देखेंगे, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें जो है हमें नहीं देखनी है। उसका एक सीक्वेंस हम देखेंगे कि कौन कौन सा प्लानिंग जो है कब कब हुई, ठीक है ना। तो ये इसको हम समझ लेंगे। पहले देखिए, योजना आयोग के बारे में हम उतना डिटेल में अब नहीं पढ़ना है। एनडीसी जो है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है हुआ करती थी, वो भी अब हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। अब हमें सीधा नीति आयोग पढ़ना है। नीति आयोग क्या है, अब थिंक टैंक की तरह काम करता है। उससे पहले जो हमने देखा था ना, विश्वेश्वरैया प्लान, ठीक है ना, विश्वेश्वरैया प्लान कहाँ देखा था हमने, यह है एम विश्वेश्वरैया प्लान जो है 1934 में आया था। बॉम्बे प्लान 1944 में आया था। उससे पहले भी कई योजनाओं का नाम आप देखोगे कि उसके आधार पर भारत में पहले से भी प्रयास किए गए थे, और उन प्रयासों को हम देखने का प्रयास करेंगे। उससे पहले प्लानिंग का महत्व क्या होता है, अगर आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाए कि प्लानिंग क्यों की जाती है, तो प्लानिंग में अर्थव्यवस्था की जो परिभाषा है कि हमारे पास सीमित संसाधन है और हमारा लक्ष्य कुछ भी हो सकता है, समय समय पर हमारा लक्ष्य बदलता रहता है। जैसे कि भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अगर हम देखें, तो पंचवर्षीय योजनाओं में आप देखोगे कि इनका लक्ष्य जो है समय समय पर बदलता रहा है। पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्यान क्या था, कृषि और सिंचाई था, तो ये सफल रही। भाखड़ा नांगल हीराकुद बांध बने, और भी कुछ डेवलपमेंट होते हैं। हैवी इंडस्ट्री भी इसमें था। हैवी इंडस्ट्री जो है मुख्य रूप से फोकस किया गया दूसरी पंचवर्षीय योजना में, जिसको पीसी महालनोबिस मॉडल बोला जाता है। इसमें भारी उद्योग और तीव्र औद्योगिकरण पर फोकस किया गया, जिसमें भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला जो है स्टील प्लांट बने, और मिक्स अर्थव्यवस्था का कॉन्सेप्ट जो है, हम इससे पहले जो है यूएसएसआर के पूरी तरीके से यूएसएसआर मॉडल पे चल रहे थे। अब यहाँ पर हमने क्या किया कि अपना एक मॉडल जो है मिक्स इकोनॉमी का, यानी कि कई सारे उद्योगों पर राज्य का नियंत्रण तो रहेगा ही रहेगा, जैसे पीएसयूज बने, ठीक है ना। उसके बाद भी हम मार्केट को ओपन भी करेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा आप देखोगे कि तीसरी जब पंचवर्षीय योजना आई, जिसको गैडगिल योजना के नाम से हमें जाना जाता है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि हमें आत्मनिर्भरता लानी है, जो कि दोनों ही सेक्टर में, कृषि में, उद्योग में, यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को हमें फोकस करना था। जिसमें यह जो है समस्या हमारी कौन बना, तो इसमें हमारे पास जो है कई समस्याएं आ गई। उस समय जो है भारत चीन युद्ध हुआ, भारत पाक युद्ध हुआ, और हमारे पास सूखा, अकाल भी पड़े, जिसके कारण जो है खाद्यान्न की बहुत बड़े स्तर पर क्या हुई, हमें क्राइसिस देखने को मिली। जब खाद्यान्न क्राइसिस हो जाती है, तो भारत में लोगों के पास जो है, हमारे पास खाने को ना हो, तो ये समस्या बहुत व्यापक हो जाती है, ठीक है ना। इन व्यापक समस्याओं के समाधान के लिए हमने कई सारे जो है प्रोग्राम चलाने का प्रयास किया, लेकिन सब कुछ फेल रहा। हम जो है जितना ग्रोथ करना चाहते थे उतना ग्रोथ कर नहीं पाए। इसमें जो है आपको सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, क्या क्या याद करना होता है जो परीक्षा में आपसे पूछा जाता है। एक तो टेन्योर, 51 से 56, 56 से 61, 61 से 66, ये तो क्रम में चल रहा है, ठीक है ना। बीच में आपको इसमें गैप देखने को मिलेगा, ठीक है ना। गैप देखने को मिलेगा। उन गैप को भरने के लिए हम जो है क्या क्या काम किए, और जैसे कि रोलिंग प्लान कब आया, योजना अवकाश कब था, युद्ध कब हुए जब जी हमारा टारगेट पूरा नहीं हो पाया, इस तरीके के काम जो है आपको देखने को मिलते हैं। तो अभी हम लोग प्लानिंग को पूरा देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखोगे तो योजना अवकाश जो है 1966 से 69 तक रहा। क्यों रहा? 3 वार्षिक योजनाएं यहाँ पर लाई गई, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था बहुत तंग हो चुकी थी। इससे पहले जो है हमने देखा था कि बहुत सारी क्राइसिस जो है भारत द्वारा
देखा गया। भारत द्वारा जो क्राइसिस हुई थी वह किसके कारण हुई थी? तो भारत चीन युद्ध हुआ था, भारत पाक युद्ध हुआ था, और हमारे पास जो है सूखा, अकाल आदि पड़े थे, बारिश, अच्छा मानसून का प्रभाव जो है सही नहीं था। इस वजह से हमने जो है क्या किया कि योजनाओं को अवकाश दे दिया और हमने 3 वार्षिक योजनाएं चलाई, 66, 67, 67, 68 और 68, 69। तो ये आपको याद रखना होता है। ये तभी याद रखेंगे आप जब जो है तो यहां पर हम क्या करेंगे, 5वीं पंचवर्षीय योजना से पहले अब यहां पर जो हमारा कृषि पर ध्यान मेन था, क्यों था? क्योंकि हमारे पास खाद्यान्न की कमी थी। खाद्यान्न की कमी थी। खाद्यान्न की कमी को पूरा करने के लिए 1966-67 में हमने एमएस स्वामीनाथन के नेतृत्व में क्या किया, हमने जो है हरित क्रांति लाई। हरित क्रांति के माध्यम से हम बहुत सारे जो है बहुत सारे जो है हमने बदलाव देखे, जिसमें कि हाई यील्ड जो है फसलों का हमने निर्माण किया। अमेरिका से P98 जो है ना, हमने गेहूं मंगाया, और भी वर्गीज कुरियन के माध्यम से हम फ्लड रिवोल्यूशन लाने का प्रयास किए। यानी कि खाद्यान्न पे हमने फोकस किया, ठीक है ना। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। 4थी पंचवर्षीय योजना आती है तो 1969 से लेके 74 तक स्थिरता के साथ विकास हमने लाने का प्रयास किया। स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता जो है ये इसका थीम था। 1971 में युद्ध हुआ, 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ और इसमें टारगेट अचीव भी किया गया। 5वीं योजना है 1974 से 79 तक। अब यहाँ पर देखिए 3 वर्ष का गैप होता है ना, उसके बाद फिर 5-5 वर्ष पे आपको क्रम में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पर रोलिंग प्लान आ जाएगा, ठीक है ना। तो पहली, दूसरी, तीसरी, उसके बाद अवकाश, फिर 4थी, 5वीं, फिर 6ठी से पहले जो है एक हमारे यहाँ ड्रास्टिक चेंज होता है, यानी कि जनता सरकार बनती है। इंदिरा गांधी की सरकार जो गिर जाती है, उसके बाद जनता सरकार बनती है, जो कि जेपी मूवमेंट आदि के बाद आपने देखा था। जब आप इतिहास में और पॉलिटी में पढ़ोगे तो ये देखने को मिलेगा। तो ये आपको, तो इसमें कोई निश्चित लक्ष्य नहीं रखा गया था, समय समय पर बदलाव होता था लक्ष्य में भी। 5 वर्षीय योजनाओं के स्थान पर वार्षिक योजनाएं यहाँ पर लाई गई। 78, 79, 79, 80 2 साल के लिए ये रोलिंग प्लान अपनाया गया। उसके बाद 6ठी योजना आती है। अब यहाँ से क्रम आपको रेगुलर मिलेगा। ये जो है 1980 से 85 में कांग्रेस फिर से वापस होती है, जिसमें जो है नाबार्ड की स्थापना की जाती है, आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत होती है। हालांकि हम पूरी तरीके से उदारीकरण नहीं कर पाते हैं, गरीबी उन्मूलन, यानी कि इंदिरा जी की सरकार फिर से आती है जब, और तकनीकी आत्मनिर्भरता जो है ये मुख्य उद्देश्य होता है। यहाँ पर 7वीं योजना में हम देखेंगे कि राजीव गांधी जी के शासन में ये बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है हमारा निजी क्षेत्र को बोला तो जाता है, लेकिन लाइसेंस प्रणाली जो है इतनी खतरनाक होती है कि उद्योग जो आना चाहे बाहर से या अंदर से, हालांकि हमने जो है अभी बाहर से एफडीआई आदि जो है अलाउ नहीं किया था, फिर भी हम बाहरी कंपनियों को कोशिश कर रहे थे कि वो भारत में आए और भारत में अपने निवेश करें। लेकिन इसमें समस्या क्या हो रही थी कि लाल फीताशाही इतने टैकल हो गए थे, इतने ज्यादा जो है ऑब्स्टेकल थे कि ये समस्याएं क्रिएट हो रही थी। तो 1985 से 90 के बीच में राजीव गांधी जी की सरकार थी और भोजन, काम और उत्पादकता, फूड वर्क और प्रोडक्टिविटी पर फोकस किया गया। निजी क्षेत्र को प्राथमिकता मिली। इस पहली बार कंप्यूटर आदि जो है ना इसी समय आए थे। लोग बोल रहे थे कि सबकी नौकरियां चली जाएंगी, लोग जो है बर्बाद हो जाएंगे। जैसे आज एआई आया है वैसे ही कंप्यूटर उस समय आया था, तो लोग इतना विरोध करते थे। इवन बीजेपी और समाजवादी पार्टी जो लालू जी की पार्टी है, वह कंप्यूटर आदि को तोड़ करके विरोध कर रहे थे कि यह लोगों की नौकरी, लेबर को खा जाएगी, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें देखने को मिली थी। वार्षिक योजनाएं 2 होती हैं,
राजनीतिक अस्थिरता उसके बाद फिर आ जाती है, फिर जो है सरकार नहीं बन पाती है पूर्ण रूप से, तो कोई दीर्घकालिक प्लान न होकर के आपको 1991 का हमारा संकट भी आ जाता है। उसी समय चंद्रशेखर जी बनते हैं कुछ दिन के लिए प्रधानमंत्री, और उसी समय निर्णय लिया जाता है, नरसिम्हा राव की सरकार बनती है 1990 में, 91 में। तो 91 को बैलेंस ऑफ पेमेंट का संकट आ जाता है, हमारे पास एलपीजी सुधार होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद से आपको रेगुलर देखने को मिलेगा, यानी कि 8वीं योजना जब आती है 1992 से लेकर 1997 में, तो यहाँ पर राव मनमोहन इसको मॉडल बोला जाता है, ठीक है ना। मानव संसाधन विकास पर बल दिया जाता है, एलपीजी सुधारों को पूर्ण रूप से लागू करना। एलपीजी सुधार की शुरुआत हो जाती है, निर्देशात्मक इंडिकेटिव प्लानिंग को अपनाया जाता है। मैंने बताया था ना, जो इंपरेटिव प्लानिंग और इंडिकेटिव, तो मिक्स अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से लागू होती है। उसके बाद जो है 11वीं पंचवर्षीय योजना, हमारी 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक रहती है। योजना आयोग जो है इसमें तेजी से काम करता है सभी चीजों के लिए। अगले 10 वर्षों के लिए प्रति व्यक्ति आय को, पर कैपिटा इनकम, यानी कि उसको दोगुना करना। जीडीपी वृद्धि दर जो है 6.7% रही, बहुत जबकि हाईएस्ट थी। 11वीं योजना की अगर हम बात करें 2007 से 12 तक, तो तीव्र और अधिक समावेशी विकास, ये थीम आपको जरूर याद रखना है। 8% की औसत वृद्धि दर हासिल की, शिक्षा पर अधिकार जो है वो लाया गया। 12वीं पंचवर्षीय योजना 12 से 17 तक तीव्र, अधिक समावेशी और सतत विकास, ये दोनों जो है ना, आप देखोगे तो लगभग तीव्र और अधिक समावेशी है ना, तीव्र, अधिक समावेशी और सतत विकास, ये समावेशी विकास की जगह जो है अब समावेशी विकास के साथ जो है सतत विकास भी जुड़ जाता है। ये दोनों थीम आपसे पूछी गई हैं। ये भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी, सफल भी रही। अब योजना आयोग का अंत कर दिया गया 2017 से लेकर के, यानी कि 17 में ये समाप्त हो गया, 15 में ही आपको नीति आयोग बन जाता है, और योजना आयोग को समाप्त कर दिया जाता है 2017 में सरकार द्वारा। 1 जनवरी 2015 को ही नीति आयोग की स्थापना हो जाती है, जिससे कि 5 ईयर प्लान्स को प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। अब यह सिर्फ थिंक टैंक का काम करते हैं, धन आवंटन का काम नहीं करते हैं। तो लेकिन ये योजना आयोग जब आया, उससे पहले जो है कई प्लान आए थे, उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि प्लानिंग कमीशन जो है मार्च 1950 में जब इसका गठन होता है, उससे पहले कई बार जो है प्लानिंग की, योजना की बात चली थी। तो सबसे पहली बार भारत में जो प्लानिंग की बात हुई थी वह विश्वेश्वरैया प्लान के माध्यम से हुआ था, ठीक है ना। तो एम विश्वेश्वरैया के माध्यम से हम देखेंगे, यहीं पर लिख लेते हैं, एम विश्वेश्वरैया। इसमें इसको प्लान ही लिखते हैं, योजना या प्लान कर सकते हो आप। इसको बस समझना है, ये कब आया था, 1934 में आया था। इनका क्या है, एक दो बातें हम यहाँ पर समझेंगे। दूसरा जो प्लान है वह क्या था, तो वो था आपका नेशनल प्लानिंग कमेटी बनी थी 1938 में, ठीक है ना। सुभाष चंद्र बोस द्वारा जो है नेशनल, राष्ट्रीय योजना समिति, ये सुभाष चंद्र बोस जी का इसमें तो रोल था 1938 में। उसके बाद ये राजनीति छोड़ भी देते हैं और आईएनए का निर्माण आगे चल करके करते हैं। इसमें चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू भी थे शामिल। फिर बॉम्बे प्लान आता है 1944 में। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग बात करेंगे। इससे क्या है, आपको प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है ना, तो इसलिए मैं इसको पढ़ाना जरूरी समझता हूं कि यहाँ से प्रश्न पूछे गए आपके अभी। तो इसमें जेआरडी टाटा, बिरला, आर्देशिर दलाल आदि जो है प्रमुख जो है हमारे अर्थ बिजनेसमैन लोग इसमें शामिल थे। तो इसमें इन्वेस्टमेंट प्लान बताया गया। गांधीयन प्लान जो है वह श्रीमन नारायण अग्रवाल जी का था, गांधीयन प्लान। वह लाया गया था। यह कब लाया गया था, 1944 में ही, 1944 में ही इसको
प्रपोज किया गया था। ये सभी प्लान थे, इनको एग्जीक्यूट नहीं किया गया था, ठीक है ना। उसके बाद 1945 में द पीपल्स प्लान, तो ये 5 जो है द पीपल्स प्लान। अब इसमें हमें क्या देखना है 1945 में कि क्या क्या चीजें जो है इसमें इंपॉर्टेंट बताई गई थी, क्या क्या चीजें इसमें सोचना था। अब जैसे विश्वेश्वरैया जो है हमारे आर्किटेक्चर बोले जाते हैं डैम निर्माण के, बहुत बड़े प्रणेता हैं, इंजीनियर रहे हैं। एम विश्वेश्वरैया का नाम आप लोगों ने सुना होगा, रिनोन्ड इंजीनियर और स्टेट्समैन इनको बोला जाता था। और इन्होंने प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया एक पब्लिश की थी, एक रिपोर्ट पब्लिश की थी 1934 में। इसमें कोर आइडिया क्या था, द प्लान्स मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू शिफ्ट लेबर फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्रीज। इसमें जो है मुख्य ये था कि जो हमारे कृषि से जो लेबर है उसको ट्रांसफर करना किसमें, इंडस्ट्री में। और ये जो है लोगों की आय दोगुनी करने पर फोकस था, दोगुनी। नाम से तो समझ में आ गया, एम विश्वेश्वरैया इसमें थे। और ये कृषि लेबर को कहां शिफ्ट करना है, इंडस्ट्री लेबर में। इसका मुख्य उद्देश्य था, ठीक है ना। और ये जो है कोर आइडिया था इनका। अब ये जो है मॉडल किस पे बेस्ड था, तो ये कैपिटलिस्ट कंट्री को फॉलो कर रहा था। कहां पर, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को फॉलो कर रहा था, ठीक है ना। उसके बाद राष्ट्रीय योजना समिति बनी 1938 में, जो इसकी शुरुआत जो है सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इसके चेयरमैन जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, एस.सी. बोस एंड जवाहरलाल नेहरू, ये लोग जो है इसकी शुरुआत करते हैं। इसका कोर आइडिया क्या था, ये कमेटी जो बनाई गई थी वह जो है जो बड़े सेक्टर्स हैं, ठीक है ना, वो क्या कहते हैं कि लार्ज स्केल स्टेट ओन्ड हैवी इंडस्ट्रीज। इनका मुख्य उद्देश्य क्या था कि बड़े जो इंडस्ट्री के हैं तो भारी उद्योगों पर मुख्य फोकस इनका था, भारी उद्योगों। उसके बाद जो है द्वितीय विश्व युद्ध आ गया और इसको लागू किया ही नहीं जाता, क्योंकि अंग्रेजों की सरकार थी उस समय। तो यह जो है सिर्फ क्या किए थे, अपनी सलाह देते थे भारत के विकास को लेकर के। बॉम्बे प्लान बना, जो कि इसमें जे.आर.डी. टाटा, जी.डी. बिड़ला और आर.डी.सी. दलाल, ये 3 लोग इसमें शामिल थे। जे.आर.डी. टाटा और जी.डी. बिड़ला, ये लिख लीजिएगा आप लोग, आर.डी.सी. दलाल। ये 3 लोग इसमें शामिल थे और ये सभी बिजनेसमैन हैं, नाम से भी आपको समझ में आ रहा है। इनका मुख्य उद्देश्य क्या था कि एक हैवी इन्वेस्टमेंट 10,000 करोड़ का जो है इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था, प्लान किया था। और ये 15 साल के लिए करें, बेसिक और हैवी इंडस्ट्री दोनों को, ठीक है ना, हम सपोर्ट करेंगे और इसमें स्टेट जो है लीड करे। तो इसमें जो है हैवी इन्वेस्टमेंट पर जोर दिया गया था। कितना, 10,000 करोड़ फॉर 15 ईयर्स। और इसमें हैवी इंडस्ट्रीज, सारी इंडस्ट्रीज लगभग शामिल थी, मेन फोकस था हैवी इंडस्ट्रीज पर। और अंतिम मतलब जो गांधीयन प्लान आता है वह श्रीमन नारायण अग्रवाल का है, ठीक है ना। एग्रीकल्चर और कॉटेज इंडस्ट्रीज पर, नाम से ही आपको समझ में आ रहा है। गांधीयन प्लान गांधी जी का नहीं था, बस ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। श्रीमन नारायण अग्रवाल।
इनका मेन फोकस क्या था? एग्रीकल्चर, जो गांधी जी का मोटो है, एंड कॉटेज इंडस्ट्री। ये मेन फोकस। और पीपल्स प्लान जो है वह किसके द्वारा लाया गया? बस ये आपको यही 4-5 बिंदु जो है आपको दो बिंदु आपको रखने हैं। एम.एन. रॉय जो कि आप काफी चर्चा में है इस समय, आप देख रहे हो कि संविधान किसने लिखा, सोशल मीडिया के जो मूर्ख लोग हैं वो आपस में डिबेट कर रहे हैं। अम्बेडकर जी ने नहीं लिखा है, ये एम.एन. रॉय ने लिखा है। एम.एन. रॉय जो है समर्थ थे और अम्बेडकर जी दलित थे। तो उनको मैं समझा दूं, जो लोग भी इस बहस में पढ़ते हैं, जो लोग कम पढ़े लिखे हैं या एक प्रॉपर विचारधारा को थोपना चाहते हैं, ये कोई भी निर्माण होता है ना, तो वह जो है चाहे वो दलित वर्ग हो, चाहे वो सवर्ण वर्ग हो, चाहे जो भी आपस में बहस कर रहे हैं, उनके लिए मैं सिंपल सी बात कहना चाहूंगा कि देश जो है वह सबसे मिल करके बना होता है। ठीक है ना? कोई एक वर्ग ने कोई भी काम नहीं किया है, हमेशा ध्यान रखिएगा, चाहे वो कोई भी वर्ग हो, सभी वर्गों का हमेशा सहयोग रहता है। किसी ने कम किया होगा, किसी ने ज्यादा किया होगा, लेकिन कम वाले का योगदान जो है ऐसा नहीं है कि उसको नकार दिया जाएगा। ठीक है ना? वो कम वाला नहीं रहता तो हो सकता है कि आप एग्जिस्ट ही नहीं करते। ठीक है ना? तो सबका योगदान कहीं ना कहीं समय समय पर रहा है। संविधान निर्माण में ढेर सारे लोगों का योगदान है। ठीक है ना? किसी के योगदान को वो नहीं किया जा सकता। भीमराव अंबेडकर जी का बड़ा योगदान है, एम.एन. रॉय जी का बहुत बड़ा योगदान है। तो आप ये नहीं कह सकते कि किसका योगदान कम है, किसका ज्यादा है। किसी ने ड्राफ्टिंग कमेटी का हेड बना दिया गया, किसी को झंडा समिति का हेड बना दिया गया, तो जवाहरलाल नेहरू का भी उतना योगदान है। उतना ही योगदान जो है हमारे जितने भी समिति के मेंबर रहे हैं, सारी समितियों के हेड रहे हैं, सबका योगदान है। और इस पर ये बहस करना सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए किया जाता है। आजकल नई नई जातियां डेवलप हो रही हैं, किसी को जो है बताना है कि हमने राष्ट्र में योगदान किया था नहीं किया था, ये सब बताने की जरूरत नहीं है। आपको अगर राष्ट्र में थोड़ा भी योगदान करना है तो दंगा बवाल वैमनस्यता छोड़ करके आप अपना काम करिए। आप किसी भी जाति से होंगे, किसी भी धर्म से होंगे, जब आगे बढ़ेंगे तो लोग खुद आपको फॉलो करने लगेंगे। तो इन सब बहस में पढ़ना, तो एम.एन. रॉय का नाम मेरे दिमाग में ऐसे ही आ गया कि सोशल मीडिया पर मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज्यादा भाषण चल रही है। तो ये जो है, जो भारत में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के जो है संस्थापक भी रहे हैं, एम.एन. रॉय, इनका जो है योगदान था। अब इन्होंने भी जो, जैसे ये घोर जो है कम्युनिस्ट थे, तो घोर कम्युनिस्ट का जो विचारधारा होती है वो क्या होती है? इनका मेन था एग्रीकल्चर और बेसिक नीड्स, यानी कि हमारी जो कृषि है उस पर फोकस किया जाए, और कृषि के साथ साथ आवश्यकता पर ज्यादा बल देते हैं वामपंथी। तो ये जो है, जो आवश्यक वस्तुएं हैं, आवश्यकता, अब आवश्यकता जो है हमारी क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान, फूड हमारे लिए, क्लोथिंग और शेल्टर, सबको घर मिले। ठीक है ना? तो ये मेन फोकस था पीपुल्स प्लान का, ये लोगों के लिए प्लान था, एम.एन. रॉय द्वारा लाया गया। तो ये कुछ इतने जो है प्लान्स थे, और उसके अलावा हमारे ये 12 पंचवर्षीय योजनाएं थी इससे पहले जो। तो अब जो है ये आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा सारी चीजें मेरे हिसाब से। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कुछ ऐसी चीजों की जो आपको याद करना और समझना जरूरी है। जैसे कि जब ये प्लानिंग कमीशन खत्म होता है, यानी कि प्लानिंग जो है चलती है, तो उसमें कुछ चीजें हैं जो हॉलीडे प्लान, हॉलीडे जो है 1966 से लेके 1969 तक 3 साल का जो प्लान हॉलीडे था, वह जो है 5 वर्षीय योजनाओं की जगह जो है वो क्या किया गया, 1-1 वर्षीय योजनाएं लागू की गई। इसकी बात हम यहाँ पर करेंगे। तो ये सारी चीजें आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर योजना अवकाश 69 से लेके 66 से लेके 69 तक, ये आपको याद रखना है। और अनवरत योजना यानी कि रोलिंग प्लान आपको याद रखना है 78 से लेके 80 तक। फिर बीच में वार्षिक योजनाएं 2 हुई, उनको याद रख लेना है, यह राजनीतिक अस्थिरता के कारण हुई थी। ठीक है ना? और आगे जो है हम बात करेंगे यहाँ पर इकोनॉमिक रिफॉर्म की। इकोनॉमिक रिफॉर्म क्या होता है, भारत में ये क्यों लाया गया, और हमें जो है ये समस्या क्यों आई।
तो हम जब देखते हैं कि भारत में आर्थिक संकट के रूप में हम फंस गए थे, वो क्राइसिस क्या थी कि हमारे पास फॉरेक्स एक्सचेंज नहीं था, हमारे पास जो है चूंकि हम जो है एक क्लोज्ड इकोनॉमी की तरह वर्क करते थे। हालांकि उससे पहले आप देखोगे राजीव गांधी की सरकार में कोशिश की गई कि हम जो है लोगों को, बाहरी कंपनियों को और प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दें, लेकिन वहां पर समस्या ये थी कि हमारी जो पॉलिसीज थी, लाल फीताशाही जिसको बोलते हैं ना, उसके ट्रैप में कंपनियां आ जाती थी। कोई समस्या हो तो, जैसे कि भोपाल त्रासदी हुई थी उस समय, भोपाल त्रासदी में वो जो है उसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, जो ओनर था उसको किस तरीके से सरकार ने बचाया और वो भाग गया देश छोड़ करके। तो उस तरीके से यहाँ पर इतना लूप होल्स थे कि कंपनियां बाहर की आना नहीं चाहती थी। तो अब क्या है कि हमारे पास कई तरीके के संकट आ गए थे, विदेशी मुद्रा भंडार का संकट आ गया था, फॉरेक्स एक्सचेंज का खाड़ी युद्ध उस समय चल रहा था, तेल संकट था हमारे पास, उच्च राजकोषीय घाटा यानी कि हमारा हाई जो है फिस्कल डेफिसिट था। तो इन तीनों के कारण जो है हम ऐसे ट्रैप में आ गए थे कि हम मदद लेनी पड़ी आईएमएफ से। अब आईएमएफ आदि जब मदद करते हैं, जब अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं मदद करती है, तो आपको पता ही है कि उसमें मैक्सिमम फंडिंग किसकी होती है, जो इस समय पूंजीवादी देश, खास करके जो है फ्रांस का, जर्मनी का, यूएस का, ब्रिटेन का, इनका दबदबा है। अब ये जो है अपने आधार पर क्या करते हैं, आपसे अपनी बातें मनवाते हैं और आपको मजबूरन जो है अपनी ओपन करनी पड़ती है, क्या पॉलिसी ओपन करनी पड़ती है। उसके लिए हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाई 1991 में। तो ये पॉलिसी आई, तो इसको समझने के लिए आप एनसीईआरटी जो है 11th की आप जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। इसमें पूरा विस्तार में समझाया गया है कि ये जो है पॉलिसी क्यों अडॉप्ट की गई, क्या क्या इसके लिए संसाधन हमारे पास नहीं थे और किस तरीके से हमने अपने संसाधनों का विस्तार किया, कैसे मार्केट ओपन हुआ, तो भारत का इसमें क्या फायदा हुआ, ठीक है ना। तो इसमें जो है आप ध्यान से देख लीजिएगा, इमीडिएट एक्शन हमारे पास क्या क्या हुआ जिसके कारण हम ये पॉलिसी अडॉप्ट करें। तो आईएमएफ को विश्व बैंक से हमें क्या करना पड़ा, आपातकालीन ऋण लेने पड़े। उन ऋण को लेने के लिए, ऋण चुकाने के लिए हमें अपना सोना जो है गिरवी भी रखना पड़ा, ठीक है ना। और आईएमएफ और विश्व बैंक की शर्तों पर हमने जो है 1991 के सुधार किए। तो इसमें आप क्या है कि हम ट्रैप में आ चुके थे, क्योंकि आईएमएफ का और विश्व बैंक का हम पे लोन था और हमें लोन चुकता करने के लिए पैसे नहीं थे, पैसे के साथ साथ हमारा फॉरेक्स रिजर्व भी बहुत कम था, यानी कि हमारी साख खत्म हो चुकी थी। तो हमें जो है अपना सोना गिरवी रखना पड़ा, और सोना गिरवी रखने के बाद जो है हमें आईएमएफ की और वर्ल्ड बैंक की, यानी कि आप समझ रहे हो कि पूंजीवादी जो देश हैं उनकी बातें हमें माननी पड़ी, और हमें 3 मॉडल लॉन्च करने पड़े, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन क्या होता है, उदारीकरण क्या होता है कि लाइसेंस परमिट, लाइसेंस राज को समाप्त करना, यानी कि हर चीज के लिए अभी भी बहुत सारी जो है समस्याएं थी, अभी इस सरकार में बदली कि कोई भी कंपनी आ रही है तो लाइसेंस लेना अभी भी बाहर के कंपनियों को बहुत मुश्किल होता था। तो सिंगल विंडो सिस्टम बनाया गया। एफडीआई जब भारत सरकार द्वारा कई क्षेत्रों में 100% कर दिया गया, स्वरूट जो है सेल्फ रूटेड जो कर दिया गया, तो उसके लिए तो लाइसेंस पद्धति को समाप्त करना, औद्योगिक, वित्तीय और कर सुधार करना, यानी कि हम इंडस्ट्रियल पॉलिसी को बदलें। फाइनेंशियल जो हमारे तो नरसिम्हन कमेटी गठित की गई, उसमें बताया गया, बहुत सारे सुझाव दिए गए, और टैक्स जो है रिफॉर्म हमने किया, वैट आदि जो है बाद में लाया गया, मैट चलता था उस समय। प्राइवेटाइजेशन यानी कि सरकारी कंपनियों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाना, जिसको हम डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं, विनिवेश। अब जैसे हम बोलते हैं इंडियन ऑयल, ठीक है ना, इंडियन ऑयल है, इसमें जो है सरकार की 100% मान लीजिए भागीदारी है। अब ये अपना क्या करेंगे, 10% जो है हिस्सा बेच देंगे प्राइवेट सेक्टर को, जिससे कि मान लीजिए इनके पास 20,000 करोड़ रुपए आ गया। अब ये 20,000 करोड़ को आप यूज कर सकते हैं इसके विकास में, इसकी कंपनी में सैलरी देने के लिए। आदमी आपका मालिकाना हक आपके पास रहेगा, ठीक है ना। अब 90% है, यानी कि 51% जो है हमेशा स्टेक जो है गवर्नमेंट अपने पास रखेगी, मालिकाना हक इनका बना रहेगा। और इसी को हम बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर का हस्तक्षेप सरकारी कंपनियों में। और धीरे धीरे हो सकता है कि अगर प्राइवेटाइजेशन ज्यादा हो, यानी कि कंपनी जो बोलते हैं ना कि अडानी को बेच दिया, अंबानी को बेच दिया, ये कर दिया, वही होता है कि डिस इन्वेस्टमेंट का अर्थ है कि प्राइवेट सेक्टर में चाहे विदेशी हो चाहे भारतीय हो, ठीक है ना। तो ये किया गया।
तो इसमें जो है ये जो है स्ट्रेटेजिक सेल होता है, सामरिक बिक्री का इसका कॉन्सेप्ट बोलते हैं कि मालिकाना हक अपने पास बना रहता है और हम जो है इसका लाभ ले लेते हैं पैसे के रूप में। ग्लोबलाइजेशन क्या है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना, यानी कि हम व्यापार सुधार करेंगे, WTO के नॉर्म सारे फॉलो करने पड़ेंगे, हमें सब्सिडी आदि देने में हमें कटौती करनी पड़ेगी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हम लेंगे, विदेशी कंपनियों का इन्वेस्टमेंट हम स्वीकार करेंगे और साथ ही साथ जो है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी हम स्वीकार करेंगे। रुपए का अवमूल्यन करके हमने जो है डॉलर के सापेक्ष जो है रुपए का अवमूल्यन किया। अब इसमें सुधार जो है 2 पीढ़ी में देखने को मिलते हैं। पहला जो है वो आपका 1991 में, तो 1991 से पहले जो है ना क्या होता था कि लाइसेंस राज होता था। लाइसेंस राज का एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, अब डिटेल में करने पे आप ये समझिए कि कोई कंपनी कोई खोलना चाहता है तो उसको हर चीज के लिए सरकार से लाइसेंस प्राप्त करना होगा, उसमें सालों लग जाते हैं। 10 साल के बाद पता चलता है कंपनी जब शुरू होने वाली है तो सारे उसके एम्प्लॉई, उसका प्लान, सब कुछ बदल गया है, ठीक है ना। तो इसमें खास करके जो है जब 1991 आया तो कुछ चीजों को छोड़ करके, जैसे शराब मैन्युफैक्चरिंग हो गया, उद्योगों में जो हैवी इंडस्ट्री में है वो खास करके, और डिफेंस से संबंधित, ठीक है ना, डिफेंस से संबंधित चीजों को छोड़ करके सबको जो है क्या कर दिया गया, डी लाइसेंसिंग कर दिया जाएगा। प्राइवेटाइजेशन के बाद जो है ग्लोबलाइजेशन जो है आया और उसके बाद जो है हमारा जो है ये कॉन्सेप्ट अभी भी चल रहा है, ठीक है ना। इसमें हम रिफॉर्म धीरे धीरे करते जा रहे हैं। 2002 के बाद जो है रिफॉर्म और हुए। अब जो है नीति आयोग की हम बात कर लेते हैं, ठीक है ना। नीति आयोग के बारे में थोड़ा सा हमें पढ़ना है तो इसको क्लास को हम खत्म करेंगे। ये मेरे ख्याल से आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। इस पर हम लोग कल क्या करेंगे, प्री की और मेंस की। अभी पहले चैप्टर से हमने मेंस के क्वेश्चन नहीं दिए थे, अब कल की क्लास में आपको लगभग 5 क्वेश्चन इन दोनों चैप्टर से मिलेंगे। आप चाहो तो इनको लिख भी सकते हो। इसके साथ साथ आप एनसीईआरटी पढ़ते रहिए। और हमने बताया था ना कि कोई भी एक किताब ले लीजिए, जैसे कि इंग्लिश मीडियम के जो लोग हों ये किताब पढ़ सकते हैं, रमेश सिंह सर की है, इंडियन इकोनॉमी, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, ये आप ले सकते हैं। मेरे पास ये पुरानी है, मैंने 2016 में ली थी। ये भी मेरे ख्याल से 15-16 की ही किताब है। संजीव श्रीवास्तव जी की है, संजीव वर्मा जी की, ठीक है ना। ये भारतीय अर्थव्यवस्था, ये संजीव वर्मा की है, ये भी आप ले सकते हो। परीक्षा वाणी की भी किताब है, वो भी ले सकते हो। कोई भी किताब आप यूज कर सकते हो, लेकिन एक ही किताब आप यूज करना, ठीक है ना। अगर आपको यूपीएससी भी दे रहे हैं तो रमेश सिंह जरूर ले लीजिएगा, अगर यूपीएससी की तैयारी भी आप साथ साथ कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं, आपका यूपी ही केवल फोकस है, तो आप क्या करोगे, परीक्षा वाणी से भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है ना। संजीव वर्मा जो है उतनी मुझे अच्छी नहीं लगती, क्योंकि इनमें जो है ना चैप्टर का सेग्रीगेशन बहुत अजीब सा किया गया है, ठीक है ना। उतना फिजिबल आपको देखने को नहीं, लेकिन कुछ चैप्टर इसके बहुत ही शानदार हैं, ठीक है ना। इस वजह से ये पुस्तक मैंने अपने पास रखी हुई है। और 1-2 पुस्तकें और हैं, लेकिन चूंकि मैं बहुत ज्यादा पुस्तकें पढ़ा हूं, उस समय हम लोगों के पास समय हुआ करता था, ऑप्शनल भी हुआ करते थे और कई जगह इसकी उपयोगिता थी, तो इस वजह से हिंदी में, इंग्लिश में हर तरीके से हम लोग पुस्तकों को पढ़ते थे। लेकिन अभी आपको क्या है कि आपके पास समय नहीं है, आपके पास उतना टाइम नहीं है कि हम लोगों को 4 साल 5 साल मिला करते थे, ठीक है ना। उसमें हम लोग डीप स्टडी करते थे, चूंकि ऑप्शनल भी था, और सिलेक्शन भी ऐसे ही होता था कि अगर आप 2 साल की अच्छी तैयारी नहीं करते हैं, 2-2.5 साल 3 साल की, तो आप सेलेक्ट नहीं होते थे। अभी क्या है कि अभी आप 6 महीने, साल भर में भी अच्छी तैयारी करके सिलेक्ट हो सकते हो, क्योंकि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी आ गए हैं, 200 का 125 शब्दों का जो आ गया है। इसमें आप पूरा शॉर्ट नोट्स क्रक्स बना करके जल्दी से सिलेक्शन ले सकते हैं, ठीक है ना। तो अब जल्दी से सिलेक्शन के चक्कर में लोग जो है बहुत ज्यादा जल्दी कर ले रहे हैं, तो वो बहुत ज्यादा जल्दी नहीं करना है, इन किताबों को पढ़ना है। अब ये किताब जो है, मान लीजिए मैं इसका उदाहरण देता हूं, रमेश सिंह की किताब जो है वो देखता हूं कितने पेज की है टोटल। तो इस पेज को आप एक बार, अब इसमें एग्जैक्ट पेज तो नहीं दिया है जी, 35-45 करके दिया है, मेरे ख्याल से ये 500 पेज की तो होगी। ये 500 पेज की किताब आप 15 दिन में कैसे खत्म करोगे, तो इसको अंडरलाइन करना, इसके शॉर्ट करना, जैसे मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ बस उतनी ही चीजें वहां पर अंडरलाइन करके क्या करना है, आपको समझ लेना है, ठीक है ना। तो आपको किताब पढ़ना मस्ट है। जब तक आप किताब नहीं पढ़ोगे, अगर ये नहीं पढ़ पा रहे हो पूरी तरीके से तो हमारे साथ साथ, तो आप एनसीईआरटी जरूर पढ़ो। एनसीईआरटी जो है मेरे पास रखी हुई है, वो भी
भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही है, तो डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी करके है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है ना, वो आप पढ़ लीजिएगा। इसमें हम नीति आयोग को देखेंगे। नीति आयोग के बारे में जो आपको मेन चीजें जाननी है बस वो जान लीजिए। 1 जनवरी 2015 को इसका गठन हुआ था। आयोग में और इसमें गठन, योजना आयोग में और इसमें क्या अंतर है, तो यह सलाहकारी है, एडवाइजरी थिंक टैंक है, ये फेडरलिज्म को बढ़ावा देता है। वित्तीय आवंटन जो की शक्ति इसके पास अब नहीं है, पहले जो है उसके पास थी। बॉटम अप अप्रोच है, यानी नीचे से ऊपर का अप्रोच है, और ये टॉप डाउन था, टॉप डाउन अप्रोच था। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देना, इन दोनों का ही काम था, लेकिन मेन उद्देश्य इसका नीति आयोग का है सहकारी संघवाद, ठीक है ना। स्ट्रक्चर एंड ऑब्जेक्टिव, संरचना और उद्देश्य क्या है कि अध्यक्ष एक होता है, प्रधानमंत्री, गवर्निंग काउंसिल जो होती है, कि इनिशिएटिव इनके क्या क्या है, तो 15 साल का प्रोग्राम होता है, 7 साल का प्रोग्राम और 3 साल का, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट SDG इंडेक्स है और आकांक्षी जिला कार्यक्रम है। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम भी अब शुरू हो गए, ठीक है ना। तो ये टोटल जो है आपकी जानकारी रही, और आशा करता हूं आपको चीजें समझ में आएंगी। अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या होती है, चैप्टर नहीं समझ में आता है, तो आप हमसे जरूर संपर्क करें। ये क्लास थोड़ी 1-2 दिन लाइव नहीं हो पाएगी, कुछ मुझे लग रहा है इंटरनेट की प्रॉब्लम है या लैपटॉप की प्रॉब्लम है, तो इसको मैं अपलोड कर देता हूं आपको इस पे। और इससे MCQ भी हम लोग यही कर रहे हैं। कल से जो है मेंस की आंसर राइटिंग का भी एक डिस्कशन फ्लो चार्ट में बना करके समझाने का प्रयास करूंगा। तो ये रही कंप्लीट जानकारी। आशा करता हूं दोस्तों आपको कार्यक्रम पसंद आ रहा होगा, और ये हमारा द्रोणा बैच जो है इसमें आप जुड़िए, और इसके माध्यम से जो है आप विभिन्न प्रकार के लाभ ले सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, और 2 घंटे जरूर पढ़िए। सेल्फ स्टडी करेंगे तभी जाकर के आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तभी जाकर के यहाँ पर जो चीजें नहीं क्लियर हो रही है वो आप हमसे पूछ भी सकते हो। संडे को हम लोग क्या रखेंगे, एक डिबेट रखेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। धन्यवाद।